हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ कल के क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। कल हमने शुरू किया था हमारा सीएसआईआर नेट एग्जाम को, जो पेपर हुआ था हमारा 28 जुलाई को, उसको सोल्व करने का। तो पार्ट बी से हमने स्टार्ट किया था। पार्ट बी के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, अच्छे से डिटेल उनके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, कि क्यों वो क्वेश्चंस करेक्ट है, क्यों बाकी क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे की क्लास में पार्ट बी में जो हमारे क्वेश्चंस बचे थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस क्लास के अंदर। तो ज्यादा देर ना करते आज क्लास के स्टार्ट। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है जो कल हमारे से रहा था, क्वेश्चन नंबर 33। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट बी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल हो गया होगा। लेट आर ए एंड आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए चैनल डिटरमाइन by taking the ratio of the voltage measured and current flowing using configuration A and B respectively. Okay, as shown in the figure, in both configurations, each lead resistance is 5 ohm and each contact resistance is 10 ohm. The channel has resistivity of 20 ohm per mm. Considering the voltmeter and current source as ideal devices, the ratio RB and RA, ठीक है, हमें दो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर क्या दे रखा है हमें यहाँ पे पहले के अंदर दे रखा है कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है हमारा, ठीक है, जो कि प्रोब के द्वारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो सतह है इससे कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। एंड द सेकेंड वन हमें यहाँ पे दे रखा है एक वोल्टमीटर जो सेम इसी की तरह यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5 mm। ओके, एक तो दे रखा है हमें ये वाला। सेकंड थिंग, अब पहले इसी थिंग को देख लेते हैं। इसमें एक तो दे रखा है ये। अब इसने क्या बोला है, जो प्रोब है इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5 ओम। और जो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट हो रहा है, जो कॉन्टैक्ट सतह है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ओके, एंड देन अगला इसने दे रखा है जो चैनल है हमारा, जो नीचे जो ये चैनल है ये वाला, इसका जो रेजिस्टिविटी दे रखी है ये कितने दे रखी है? 20 ओम पर mm। तो दो के बीच में कितना है मिनिमम? हम दो के बीच में लेके चले तो दो के बीच में कितना दे रखा है? 5 mm दे रखा है। तो इन दोनों के बीच में जो कंप्लीट रेजिस्टिविटी होगी वो कितनी होगी हमारी? 100 ओम। ठीक है, एक तो दे रखा था ये कि जिसमें हमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अलग अलग प्रोब से इसके साथ कनेक्टेड है। सेकंड थिंग हमें यहाँ पे क्या गिवन है? सेकंड थिंग हमें सिर्फ इतना सा गिवन था कि दोनों के दोनों एक ही साथ कनेक्टेड है की बात। ठीक है, दोनों के दोनों यहीं पे कनेक्टेड है इसके साथ, और बीच की डिस्टेंस है 5 mm। सेकंड थिंग में हमें दे रखा है बी, और हमें पूछा है कि इसके रेजिस्टेंस क्या होगी। तो इसको पहले तो इजी फेम में हम अगर देखते हैं इस वाले को, तो हमें क्या दे रखा है? वोल्ट मीटर दे रखा है, करंट सोर्स एकदम अलग है इसके साथ। ठीक है, तो अगर इसको हम इजी वे में लेके चलेंगे तो इजी वे में इसका डायग्राम क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है हमें प्रोब का रेजिस्टेंस, दूसरा देख रखा है कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेम इधर एक दे रखा है रेजिस्टेंस, एक दे रखा है कॉन्टैक्ट का। नीचे जो ये दे रखा है हमें, ये कितना होगा इन दोनों के बीच का? ये वाला 5 है, पर एमएम कितना है? 20। तो 5 का कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। ये वाला भी सेम 100 एंड ये वाला भी सेम 100। एक तो ये हुआ। देन हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट है यहाँ पे। वोल्ट मीटर पे क्या होगा? सेम चीज, प्रोब का कॉन्टैक्ट का, ऐसे इधर प्रोब का कॉन्टैक्ट का। ठीक है, ये कितना था हमारा? 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5, 10 एंड देन ये कितने हमारे? 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, और ये 10 ओम, 5 ओम। ये तो किसका था? इसका रहेगा। इसके लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? करंट सोर्स, प्रोब, कॉन्टैक्ट, चैनल,
प्रोब, कॉन्टैक्ट, ये चैनल, एक ही चैनल था दोनों के अंदर, इसमें तो 5, 10 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और यहाँ पे आपकी बार जुड़ा है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है जस्ट इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस दोनों के केस के अंदर। ये वाला हम कर रहे हैं क्योंकि हमने इनका अलग से जो इनका सिंपल डायग्राम्स है वो हमने इसके सर्किट्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, इसके केस के अंदर देखना आप, हमें निकालना है वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस जो है वो क्या दे रखा है, वोल्ट पर करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, आर जो होगा वोल्ट पर करंट। ओके, यूज करते हैं ओम्स लॉ का। इसके केस में देखना, जो ये वाला सर्किट है, जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कहां पे हो रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो सिर्फ कहां पे हो रहा है, ये यहां से आ रहा है, और जो करंट फ्लो हो रहा है इधर से, सिर्फ इस वाले जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, सिर्फ इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ना। और हम जानते हैं कि जब दो चीजें पैरेलल के अंदर होती है, मतलब ये वाला वोल्टेज और ये वाला दोनों दोनों क्या है, पैरेलल के अंदर है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दोनों के साइड में, ये वाले 10 और 5, 10, 5 दोनों के दोनों सेम है। तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो सेम वोल्टेज कहाँ पे होगी, यहाँ पे। इन दोनों के अंदर करंट का कोई फ्लो है नहीं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या जाएगी हमारे, सीधा 100 एंड आई। करंट कितना है यहाँ पे, आई, जो हमारा पास ये वाला दे रखा है। तो यहाँ पे V डिवाइड्स में I क्या जाएगा हमारे पास, 100 ओम। तो RA क्या जाएगा हमारे पास, 100 ओम। एक आ गया। सेकंड केस के अंदर चलते हैं। अब इस वाले केस के अंदर क्या होगा ना कि वोल्टेज अलग से नहीं होगा, जो करंट फ्लो अलग से नहीं हो रहा, करंट अब की बात इनमें से सब में से जा रहा है फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। तो केवीएल जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, V इक्वल्स टू में 5i प्लस 10i प्लस 100i प्लस 10i प्लस 5i। सो हमारे पास वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130i। सो यहां से V अपॉन I कितना जाएगा हमारे पास, 130 ओम। तो R भी हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, 130 ओम। ठीक है, पूछा क्या, इन दोनों का रेशियो पूछा है हमसे, क्या पूछा है, सो RB डिवाइड्स में RA जो पूछा गया था, RB कितना आ गया 130, RA आ गया 100, सो वी गोट 1.3 आंसर। दोनों का रेशियो कितना होगा, 1.3, जो कि हमें ऑप्शंस में गिवन वाला है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 35। A sphere of radius r is held fixed on the horizontal ground. A point particle of mass m slides without friction from the top under the action of earth gravity as shown in the figure. The speed of particle when it leaves the surface of the sphere is, मतलब हमें वो बताना है कि स्पीड बतानी है उस पॉइंट पे जब वो उसको छोड़ रहा है, मतलब स्पीड को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है वो। तो इसको कैसे करते हैं, इसको करने का सीधा सा है, पहले हम वही हमारा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम से सारा चीज समझते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे एक स्फीयर, दे रखा है एक स्फीयर। ठीक है, नीचे दे रखा है ये, इससे हॉरिजॉन्टल सतह से कांटेक्ट है इसका। ठीक है, पॉइंट इसका ये होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे है ना, एक पार्टिकल यहाँ पे कोई पार्टिकल है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी दे रखी है हमें, ये वाली आर रेडियस। ठीक है, मान लो कि ये वाला पार्टिकल जो है कुछ इस एंगल पे आके, मतलब यहां से थीटा एंगल पे आके यहां से रिलीज हो जाता है, मतलब यहां से अपनी सतह छोड़ देता है। राइट, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये एंगल लेते हैं, थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, ये अपनी सतह छोड़ रहा है। कुछ नहीं करना, एनर्जी लो यूज करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एनर्जी का लो। एनर्जी क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी होगी, यहाँ पे सिर्फ अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मान लो पॉइंट ए, इसको मान लेते पॉइंट बी। ठीक है, एट पॉइंट ए टोटल
टोटल एनर्जी ये क्या हो जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ओनली हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी जो हाइट है वो रेडियस है आर है, तो ये क्या हो जाएगी mgr। m मास का पार्टिकल दे रखा है ना मैं यहाँ पे, r रेडियस है एंड मास m है। ओके, अब ये इस साइड में जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, एंड टोटल एनर्जी कहां पे, एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, पॉइंट बी पे तो हमारे पास दोनों की दोनों है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अब हमें कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसने क्या बोला स्पीड बतानी है, तो स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी किस पे डिपेंड करेगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगी। अब इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये हमें दे रखा है थीटा एंगल, ओके, जो ये वाली हमारी पूरी ये वाली रेडियस ये कितनी है, आर है, तो ये थीटा है, ये आर है, तो जो ये होगा परपेंडिकुलर हमारे पास, ये कितना होगा यहाँ पे एंगल, एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, सॉरी एक मिस्टेक हमने करी यहाँ पे, जो एंगल होगा ये यहाँ से बनेगा सेम जो हमने पहले बनाया था यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल बनाएगा। ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, आर कोस थीटा। तो जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, टोटल एनर्जी 1/2 mv² प्लस mgr कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट जो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि दोनों की दोनों एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास क्या होगा, ये 1/2 mv² प्लस mgr cos थीटा इक्वल्स टू mgr। सब में m कॉमन है तो इसको हटा देते हैं, v आ जाएगा हमारे पास v², सॉरी, ठीक है, 2 gr 1 माइनस cos थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना समझ में आ गया आपके, ऑलराइट। एक तो ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन से। अब दूसरा देखना है हमें, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो क्या होता है, वो राउंड अप अपना मोशन कर पाता है। तो वहां पे हमारा क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसको बैलेंस आउट कौन करता है फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे हमारे पास क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि क्या लगता है आउटसाइड में, और ये कितना लगेगा, mv² में आर। सेकेंड थिंग, पार्टिकल इसकी सतह पे है, और मैंने बोला जब किसी सतह पे ऊपर हो तो पार्टिकल उस सतह की वजह से उसके ऊपर क्या लगता है, कि नॉर्मल फोर्स लगता है, ठीक है, बाहर की साइड। तो इसी साइड में हमारे पास क्या लगेगा, कि नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, n। ये भी ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए अंदर की साइड क्या फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा ना, मतलब दोनों के दोनों जब इक्वेशन बैलेंस आउट होंगी तभी तो वो स्फीयर के ऊपर रह पाएगा अपनी। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, ये क्या हमें दे रखा है, ये वाले जो नीचे आएगा ये क्या है, mg जो नीचे लग रहा है, एंगल थीटा पे है, तो ये वाला हमारा क्या लगेगा, mg कोस थीटा, ठीक है, mg कोस थीटा, ये जो लगेगा हमारा mg कोस थीटा। तो यहां से जो आएगा पॉइंट बी पे, एट पॉइंट बी बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उससे हमारे पास क्या होगा, एक तो आएगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, n प्लस mv² आर, जो ले रहे कैपिटल आर होगा, रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पे mg कोस थीटा
ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा एन आर प्लस में एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू में एम जी आर कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब ये क्या बोल रहा है, हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है जहां पे ये स्फीयर को छोड़ देता है। तो एक कंडीशन होती है जहां पे स्फीयर को छोड़ता है। अब यहां पे कंडीशन लिखना, व्हेन पार्टिकल leave the sphere at that point, जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या होगा वहां पे, या तो जीरो होगा या फिर जीरो से ज्यादा होगा। अगर ये जो नॉर्मल फोर्स है मतलब एम जी और को एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये तो नॉर्मल फोर्स है, तो बैलेंस आउट करा रहे हैं। छुड़ाने का काम कौन करेगा, उसका नॉर्मल फोर्स ही करेगा। अगर नॉर्मल फोर्स हम ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, दूर छोड़ देगा। तो जो मिनिमम कंडीशन होगी, मिनिमम जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एन इक्वल टू जीरो पे वो क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा। फिर एन इक्वल टू आगे जब इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, तो दूर जाता जाएगा स्पेयर से। ठीक है, बट हमें क्या पूछा, जब वो कॉन्टेक्ट को हट रहा है, मतलब उसका कॉन्टेक्ट हट रहा है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है। तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए एन इक्वल टू क्या रख देंगे हम, जीरो। इक्वेशन नंबर 4 में एन इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, दोनों साइड m है ना, m कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू में जी आर कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हमें थीटा नहीं पता है, थीटा किस एंगल पे वो छोड़ रहा है उसको। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 से हम v स्क्वायर को नेगलेक्ट करके थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये आपने कर लिया होगा, ये डायग्राम देख लेना अच्छे से, और हम यहाँ पे करते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 से, इक्वेशन 3 एंड 5, 3 एंड 5 से जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2gr 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू gr कोस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2gr इक्वल्स टू में 3gr कोस थीटा। सो वी गेट कोस थीटा इक्वल्स टू में 2/3, इक्वेशन नंबर 6। कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, लाइक आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सेम आंसर आए हमारा आने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 से कोस थीटा आ गई ना। सो इक्वेशन 5 v स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/3 gr। सो वी गेट v इक्वल्स टू में 2/3 gr, और ये किस में जाएगा, अंडर रूट में। समझ में आ गया, कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन है 35। इसको आप अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है हैमिल्टोनियन का, कि द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन where x and p are generalized coordinate and momentum is respectively, and vx always greater than 0, the corresponding Lagrangian is। हमें यहाँ पे क्या देखना है, Lagrangian देखना है, हैमिल्टोनियन हमें यहाँ पे गिवन है। करते हैं इसको भी सोल्व। लैग्रेंजियन हमें क्या दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36, हमें हैमिल्टोनियन दे रखा है एक्स एंड पी के रेस्पेक्ट में, पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हमें क्या निकालना है, यहाँ से लैग्रेंजियन निकालना है। लैग्रेंजियन क्या होता है हमारा, समेशन, और ये एक्स में दे रखा तो समेशन हम लगाएंगे नहीं, एक्स डॉट पी माइनस एच। ठीक है, एक्स डॉट हमें निकालना है। वी नो कि जो एक्स डॉट होता है वो क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल पी होता है, राइट। एच का डिफरेंशिएट करते हैं, एच का क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन एच टी
इसका जब करेंगे तो 1/, पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स अंडर रूट में 2, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2p, तो हमारे पास एक्स डॉट की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस पी डिवाइड्स में पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स और इसकी पावर 1/2। ऑलराइट, हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू हम जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे बोथ साइड हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में पी स्क्वायर, इसको ओरिजिन करेंगे तो एक्स डॉट स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में पी स्क्वायर। सो ये इस साइड में आएगा तो पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स डिवाइड्स में 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर and finally we get p equals to plus minus x dot vx 1 माइनस में x डॉट स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ पे जो p की वैल्यू आई है हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक आई है +1 एक आई है माइनस, सॉरी एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो दोनों में से वैल्यू कौन सी होगी वो चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो एक बार हम लिखते हैं नॉर्मल जो केस लेते हैं ना +1 वाला केस लेते हैं। +1 वाले केस के अंदर हम क्या करते हैं ना p की +1 वैल्यू रखे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, अगर ये x की वैल्यू के इक्वल आती है मतलब x ही आते हैं तो हमारे पास सही हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये x नहीं आती है मतलब गलती है कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू प्लस वाली अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास प्लस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे माइनस एक्स डॉट वी एक्स 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स डिवाइड्स में 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स और ये किसमें अंडर रूट में 1/2। सो एक्स डॉट इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस एक्स डॉट वी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर इनटू में इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी प्लस वी स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स एक्स डॉट स्क्वायर 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो वी बचेगा एंड देन यहां से आ जाएगा एक्स डॉट हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स को जब करेंगे तो 2x डॉट इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक्स डॉट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 नहीं होगी, एक्स डॉट की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। ठीक है, हैमिल्टोनियन ने यहाँ पे क्या दे रखा है vx जो दे रखा है पोटेंशियल हमें ग्रेटर देन 0 दे रखा था पोटेंशियल, तो उस अकॉर्डिंग पोटेंशियल अगर 0 नहीं होती ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी एक्स डॉट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी नहीं, कांस्टेंट आएगा नहीं। तो इस केस के अंदर क्या होगा ना कि जो हमारी वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे p की वैल्यू माइनस में सॉरी प्लस वैल्यू दे रहे हैं वो वैलिड नहीं होगी। यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे सो p इक्वल्स टू माइनस एक्स डॉट वी एक्स डिवाइड्स में 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर इज वैलिड, ये वाली वैल्यू वैलिड होगी। अब ये वाली वैल्यू हमें जस्ट वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है सारी जगह पे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा एल इक्वल्स टू में एक्स डॉट माइनस है ना एक्स डॉट स्क्वायर वी एक्स डिवाइड्स में 1 माइनस में डॉट स्क्वायर अंडर रूट माइनस हैमिल्टोनियन माइनस है p की जगह जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स डिवाइड्स में सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स एंड ये आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर वी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डॉट स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एक्स डॉट स्क्वायर वी एक्स डिवाइड से 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वी एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से वी एक्स कॉमन आएगा तो 1 माइनस में एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइड्स में 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर अंडर रूट। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एल विल बी वी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। जिसने भी आंसर किया ये वाला उसका सही है, उसकी मिल गई 3.5 नंबर। जिसने नहीं किया कोई नहीं चाहता, कुछ थोड़ी होता है 0.825 इतने नंबर गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, देयर आर 2 बॉक्स, one at the ground level and other at the fixed height edge. There are 3 balls of different colors. 3 बॉल है अलग अलग कलर्स की, each having mass m and radius r. There is no restriction on the number of balls that can be simultaneously put in a given box. For a given value of total energy E, हमें कोई टोटल एनर्जी दे रखी है, E यूनिट्स क्या दे रखी है किसकी, mgh. G being the acceleration due to gravity. The number of accessible microstates is, हमें बताना है एनर्जी निकाल के माइक्रोस्टेट्स का नंबर बताना है। जस्ट हमें इतना सा काम करना है, इतने से काम के लिए हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, ओके। 2 चीजें दे रखी है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, 2 चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। कौन कौन सी, एक दे रखी है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का गिवन है। अब क्या बोला, जो ग्राउंड स्टेट हो ग्राउंड पे उसकी जो हाइट है बिल्कुल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, h की वैल्यू क्या होगी 0, तो मतलब ये क्या होगी हमारे पास 0। सेकंड हमें दे रखी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो क्या दे रखी है हमें h हाइट पे, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी mgh। ठीक है, ये तो क्या होगी mgh, वो क्या होगी हमारी 0। ठीक है, हमें क्या दे रखे 3 पार्टिकल दे रखे, 3 बॉल मान लो पार्टिकल मान लो, और तीनों के तीनों क्या है डिस्टिंग्विशेबल, मतलब क्या है हमारे यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला लॉ लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब तीनों बॉल में क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारी कुछ पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे। वो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी हमारी, या तो तीनों की तीनों ग्राउंड स्टेट के अंदर हो, और अगर हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अंदर दे रखा तो तीनों में क्या है डिस्टिंग्विशेबल, मतलब हमें तीनों बॉल का नंबर पता है, नंबर 1 2 3, कौन सी बॉल किसमें हमें ये पता है। ऐसे नहीं है कि तीनों की तीनों सेम है हमें नहीं पता, तीनों की बॉलों के बारे में पता है ए बी सी यहाँ पे। या फिर क्या हो सकता है इनका, ए बी यहाँ पे हो सी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ए और सी बॉल यहाँ पे हो बी बॉल यहाँ पे कर दे, या फिर बी और सी नंबर की यहाँ पे हो ए यहाँ पे हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं नीचे सिर्फ एक बॉल हो ऊपर हम 2 बॉल शूट कर दें, या नीचे हम बी वाली करें ऊपर ए और सी वाली करें, या नीचे हम सी वाली करें ऊपर ए और बी वाली करें, या फिर तीनों की तीनों हम ऊपर वाली में कर दें। ठीक है, अब हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी दे रखी थी 0, अपर स्टेट की एनर्जी कितनी है mgh, ग्राउंड की कितनी थी 0, अपर की कितनी थी mgh। तो यहां से इस स्टेट की जो एनर्जी होगी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी हमारे पास। और ये मान लेना कि इसको mgh है ना, उसको कोई यूनिट लेके चलना कि इनके यूनिट में लेनी है अपने को। ठीक है, नंबर नहीं लेंगे, बस इसकी यूनिट में हम देखेंगे इसको। mgh जूल है, मतलब इसको हम एक तरीके से मानेंगे 1 जूल, राइट, ये तो है 0 जूल। इस तरीके से हम इसको कंसिडर करेंगे, mgh को हम यहाँ पे एक यूनिट मान के चलते हैं। इसके केस के अंदर तीनों की तीनों इसमें ही है, तो तीनों के लिए एनर्जी कितनी होगी 0, इसके लिए एनर्जी कितनी होगी 0। यहाँ पे इसके लिए एनर्जी कितनी होगी 1, क्योंकि ये कितने एक पार्टिकल इसमें mgh है ना 1 जूल, यहाँ पे सेम 1 जूल, यहाँ पे सेम 1 जूल, यहाँ पे 2 जूल, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 जूल।
ऑलराइट, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल्स टू जीरो पे, ए इक्वल्स टू जीरो पे जो एनर्जी हमारे पास गिवन है वो कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछा है ना, तो ए इक्वल्स टू जीरो जूल पे नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट कितने हो गए, सिर्फ एक केस आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये कितने हो गए 1। ए इक्वल्स टू 1 जूल पे हमारे पास कितना हो जाएगा एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स, 1 पे 1 2 3, 3 आ रहे हैं यहाँ पे। ए इक्वल्स टू 2 जूल पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा ए की जो वैल्यू हो जाएगी 3, एंड ए इक्वल्स टू 3 जूल पे जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, राइट। तो ये कुछ हमारी वैल्यू है, ये ई और इसके बीच में करना कुछ नहीं था, जस्ट ग्राफ था इनके बीच में। मान लो यहाँ पे है दे रखा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, किसमें एनर्जी है ये, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारी क्या दे रखी है माइक्रोस्टेट्स। हमें जस्ट प्लॉट करना था इन दोनों के बीच में। प्लॉट क्या होगा हमारा, ए इक्वल्स टू 0 के केस के अंदर ये 1 दे रखा है 1, ए इक्वल्स टू 1 के केस के अंदर 3 3, ए इक्वल्स टू 2 के केस के अंदर 3, ये वाला 3 हो जाएगा। ए इक्वल्स टू 3 के केस के अंदर अगेन 1, ठीक है। तो ये कुछ हमारा डायग्राम था, और ये किससे मैच हो रहा है अभी यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर थर्ड से हमारी एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इसको कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर डिनोटेड बाय I, where I is the 0 1 2 3, if the momentum operator P satisfy this one, then the value of n is, ठीक है। हमें जस्ट n की वैल्यू बतानी है यहाँ पे जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 37 आपके समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ भी सॉल्यूशन को जरूर शेयर करना ताकि मेरे साथ साथ वो भी आपको दुआएं दें। ओके, तो करते हैं 38 में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, वहां पे दे रखी है n+1 p कैप n डिवाइड्स में 2 p कैप 1 इक्वल्स टू √2। हमें जस्ट बताना है n की वैल्यू, हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, n की वैल्यू दे रखी है, हमें पता होता है p कैप क्या होता है इन केस ऑफ लोअरिंग एंड अपर ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। इसकी वैल्यू होता है आयोटा √h m ओमेगा डिवाइड्स में 2 a माइनस a डैगर, ठीक है डैगर, है ना। और एक चीज और पता है हमें कि a डैगर को जब हम n पे ऑपरेट कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है रिजल्ट n+1 और स्टेट हो जाती है n+1, एंड a को जब ऑपरेट कराते हैं n के ऊपर तो हमारा रिजल्ट क्या आता है n अंडर रूट में, एंड स्टेट हो जाती है n-1। ये पता है हमें, करते हैं यहाँ पे ऑपरेट, यहाँ पे जब करेंगे तो ये वाला तो कांस्टेंट है, ये दोनों साइड बाहर आ जाएगा h ओमेगा m डिवाइड्स में 2 n+1 a माइनस a डैगर n अंडर रूट ऑफ आयोटा m h कट ओमेगा अपॉन 2 a माइनस a डैगर 1 इक्वल्स टू √2, ठीक है। आगे जब हम करते हैं इसको ये वाला, तो ये तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऑपरेट कराते हैं इसके ऊपर जो कैट ब्रैकेट है, सो n+1 ब्रैकेट में a को n पे ऑपरेट कराएंगे, a को n पे ऑपरेट कराते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे √n n-1 स्टेट माइनस a डैगर को करा देता हूं n+1 और स्टेट भी हो रही है n+1, सेम इसको 2
ए को कब जब 1 पे करा रहे तो अंडर रूट ऑफ 1 एंड स्टेट हो रही है 0 माइनस ए डायग्राम को करा रहे तो अंडर रूट ऑफ 2 स्टेट भी हो रही है 2 एंड कह रहे अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब n+1 और n-1 जब दो स्टेट जब सेम स्टेट होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जब डिफरेंट स्टेट होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब अगर n को जब ऑपरेट कराएंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 बट जब n और n-1 तो डिफरेंट स्टेट को कराएंगे तो 0, तो इन दोनों से तो 0 हो जाएगा। बट n+1 क्या हो जाएगा 1 देगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है माइनस अंडर रूट ऑफ n+1 डिवाइड से यहां से 0 और 2 क्या हो जाएगा 0, 2 और 2 1 देगा और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n+1 इक्वल्स टू में 2 विच इज n+1 इक्वल्स टू में 4। दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे n इक्वल्स टू 3, जो कि हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा n इक्वल्स टू 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट वन। ठीक है, अगला आता है हमारे यहाँ पे फॉर ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मैट्रिक्स दे रखा है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है बस हमें वो पूछा है इसकी यहाँ पे किसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होगी। मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है हमें तो देखो जब 3x3 का मैट्रिक्स देना तो इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने का। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0 रख के फिर यहाँ से हम पूरे इसको सोल्व करके फिर निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग तो ट्रिक्स हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ट्रिक बाय ट्रिक सोल्व करने का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन इसकी आएगी वो क्या आएगी हमारे पास a की पावर क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू में a स्क्वायर प्लस पहले माइनस फिर प्लस माइनर ऑफ a फिर a आएगा इंटू में फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ट्रेस ऑफ a जस्ट हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सम होता है। माइनर क्या होता है माइनर हमारा बेसिकली ये होता है यहाँ पे कि जो हमें यहाँ पे ये गिवन है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कौन सा होता है a11 a22 a33 a11 a22 और a33 के रेस्पेक्ट में जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है मतलब a11 के रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है हमारा मैट्रिक्स a11 ये हटा देंगे क्या बनेगा 3 1 1 0। इसकी क्या वैल्यू होगी प्लस में a22 ये हट जाएगा मैट्रिक्स क्या बनेगा 2 0 0 0 प्लस में एंड a33 हमारे पास क्या बन जाएगा ये हट के 2 -1 एंड 3। जस्ट हमें इसको सोल्व करना ये हमारा क्या होता है माइनर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस ट्रेस कितना आ रहा है 2 + 3 5a प्लस माइनर यहां से वैल्यू कितनी आ रही है -1, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है 0, यहां से वैल्यू कितनी आ रही है 2 3 6 6 - 1 5 a माइनस डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका अगर 2 को हम लेते हैं तो 2 को लेने पर ये क्या आ रहा है 0 और ये -2 अरे ऐसे होगा ना अगर 2 को ले रहे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन रहा है ये 0 -1 फिर हम -1 को ले रहे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन रहा है 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा हमारा इसका वो क्या आ जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस 5a प्लस 4a सॉरी 5a स्क्वायर है ये वाला हाँ एंड माइनस ये वाला 0 हो जाएगा ये -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमें पूछा है a क्यूब के इक्वल्स में तो a क्यूब इक्वल्स हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 सॉरी बस ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे
कोई आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है इससे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस वंस आर ए फैमिली ऑफ। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है और ये पूछा है कि इसकी फैमिली क्या होगी, मतलब किस तरीके का ये बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमें यहाँ पे दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस y। माइनस y प्लस 1। ठीक है, सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर सीधा सो है तो y प्लस 1 dy इक्वल्स टू माइनस x dx। ऑलराइट, इसको जब अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे ना, एंड यहाँ पे प्लस में c आएगा कांस्टेंट टर्म्स, बाई 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक्स स्क्वायर को भी साइड लेके चलेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2 इक्वल्स टू में c। सो वी गोट एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2c। अब देखो पॉइंट तो हमारे पास फिक्स आ गया, सर्कल तो बन रहा है, सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास ही। पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे? x इक्वल्स टू 0 बन रहा है, y इक्वल्स टू -1, तो मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है 0 और -1। अब जो इसकी रेडियस है, रेडियस क्या दे रखी है? r इक्वल्स टू हमारे पास रूट में 2c। c कोई कांस्टेंट है, c की वैल्यू कहीं पे वेरी कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो मतलब इसकी c जो रेडियस है, रेडियस क्या है इसकी? अलग अलग आ रही है। पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? न्यूक्लियाई, सेंटर हमारे पास सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा? सर्कल हमारा बन रहा है, ठीक है, विद डिफरेंट सेंटर्स, नहीं सेंटर सेम है, विद डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट वन। अगला में दे रखा है 41। ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस at two temperature T high equals to 300 Kelvin and T low equals to 200 Kelvin. Which of the following clothes best represent the IV characteristic of the diode? ठीक है, करते हैं इसको भी सोल्व। इसके बाद हमारा 42, 43, 44 एंड देन 45, फिर हमारा ये कंप्लीट होता है पार्ट बी। ठीक है, ओके हमें यहाँ पे दे रखा है कैसा 41 में दो टेम्परेचर दे रखे हैं। एक दे रखा है टी लो जो कि हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 200 केल्विन। दूसरा दे रखा है टी हाई जो हमें दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, ग्राफ पूछा है इसने आई करंट वर्सेस वोल्टेज में। तो पीएन जंक्शन के अंदर हम जानते हैं फॉरवर्ड करंट क्या होता है। फॉरवर्ड करंट हमारा क्या होता है? आई इक्वल्स टू में आई एस एक्सपोनेंशियली ऑफ क्यू वी अपॉन केपी माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फॉरवर्ड करंट जो कि हमारा होता है। ठीक है, दूसरा एक हमारे पास आता है आई एस, वोल्टेज तो हमारे पास दे देंगे, वोल्टेज के साथ हमारा रिलेशन निकल जाएगा। टी हमारे पास दे रखा है। एक होता है यहाँ पे आई एस, आई एस की जो वैल्यू होती है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टी क्यूब एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस में डेल एजी अपॉन में के टी। मतलब जो बैंड गैप होगा दो स्टेट के बीच में, पीएन जंक्शन डायोड देख रहे हो, दो के बीच में जो बैंड गैप होगा उनके बीच का डिफरेंस होता है डेल ए। तो हमारे पास जो टोटल आई करंट आता है, टोटल आई करंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी क्यूब एक्सपोनेंशियली ऑफ जो एजी है माइनस अपॉन में के टी इनटू में एक्सपोनेंशियली ऑफ क्यू वी अपॉन में एन के टी माइनस 1। ठीक है, फॉरवर्ड करंट हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ये वाला
ठीक है, अब एक चीज देखना, एक तो यहाँ पे ये होगा, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है ग्राफ हमारा पोटेंशियल का, वी का ग्राफ। इन दोनों से क्या होगा, पहले तो ये वाला यहाँ पे पोटेंशियल आने देना ना, इन दोनों से हमारा ग्राफ का नेचर क्या होगा वो पता चलेगा। टी क्यूब का मतलब क्या होगा कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे करंट की वैल्यू उस तरीके से इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे अगर टी लो लेके चलते हैं हम, यहाँ पे इस केस के अंदर टेम्परेचर अगर हम लो लेके चलेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 2⁻³ का क्या हो जाएगा, ठीक है, केल्विन। एंड टी हाई के केस के अंदर क्या हो जाएगा, 27 केल्विन। मतलब टेम्परेचर पहले इंक्रीज हो रहा है, सीधा इंक्रीज हो रहा है हल्की सी वैल्यू, मतलब एक तो ये हो गया ज्यादा होगा टेम्परेचर दोनों के केस के अंदर, करंट क्या होगा, पहले तो जो टी हाई है उसका करंट ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करा। अब ग्राफ का नेचर क्या दे रखा है, हमें एक्सपोनेंशियली ग्राफ दे रखा है, तो एक्सपोनेंशियली कैसे देखेंगे हम यहाँ पे, और जो टी इक्वल टू 0 पर दे रखा है ना वो यहाँ से दे रखा है, टी इक्वल टू 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज थी कि यहाँ पे ये तो ये हुआ। सेकंड चीज यहां से जब टी की वैल्यू हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, टी की वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या होगा, नीचे है ना -1/kT है, तो टी की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे इस पूरे की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कम होती का मतलब क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नहीं समझे, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, माइनस के अंदर जब हम इनको इंक्रीज करते हैं एक्सपोनेंशियल को तो वो डिक्रीज होती है। मतलब एक्सपोनेंशियल की वैल्यू माइनस के अंदर जैसे जैसे आगे जाती जाएगी तो वो क्या हो जाती है, 0 की तरफ जाती है। बट एक्सपोनेंशियल की वैल्यू वही अगर ये जा रही है पॉजिटिव की तरफ, मतलब इंक्रीज करते जा रही है, किस में जाएगी, इनफाइनाइट की तरफ जाती है, और इसका जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, एक्सपोनेंशियली कर्व जो आता है ना। तो इससे क्या आ गया, इससे तो हमारे पास आ गया कि जो ये वाली वैल्यू होगी हाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले होगी लो से, ठीक है। दूसरी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू से क्या होगा कि जो कर्व होगा, अब कर्व किसका ज्यादा होगा, 300 है तो इसका कर्व क्या होगा, थोड़ा ज्यादा शार्प होगा एज कंपेयर टू 200। व्हाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे ज्यादा हो रही है, मतलब 300 रखेंगे तो जो एक्सपोनेंशियल की कंप्लीटली वैल्यू आई वो क्या आ रही है, यहाँ पे ज्यादा आ रही है। तो जो कर्व होगा वो भी किसका ज्यादा होगा, कर्व किसका होगा, टी हाई का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टी लो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका कर्व ज्यादा, ठीक है। ये चीज हो गई। थर्ड वन यहां से हम सीधा नेचर देखेंगे, यहाँ से वी वोल्टेज का किसका ज्यादा होगा। तो यहां से तो हमें पता चल ही गया कि इतना जब इतना सारा सारा इसके केस के अंदर, इसके केस के अंदर टेम्परेचर पहले जन की हो रहा है करंट का, इसके केस के अंदर शार्प पहले हो रहा है हाई का। तो आप ऑप्शन से यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे कि फर्स्ट वन दे रखा है टी लो, बट हमने क्या बोला, टी लो का ज्यादा होगा शार्प, सॉरी टी लो का शार्प कम होगा टी हाई से, तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। थर्ड वन तो ऑल्सो कैंसिल आउट है, एक दूसरे को कट कर लेंगे, नहीं करेंगे। फोर में भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड अपना आ जाएगा, जो कर्व हमारा होगा वो हाई का ज्यादा होगा, लो का बाद में आएगा इंक्रीज, ठीक है। मतलब अगर हम दोनों की वोल्टेज सेम लेते हैं एट द सेम वोल्टेज, तो भी हमारा जो करंट होगा 300 का जो 300 केल्विन का जो करंट है वो ज्यादा होगा 200 केल्विन वाले से। इसका पूरा का पूरा ये था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला किसका हो जाएगा हमारा टी हाई का, ये किसका हो जाएगा टी लो का, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, और ये हमारे किसमें दे रखे थे, डॉट्स के अंदर दे रखे थे। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ के अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगेन मैं एक बात बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, क्योंकि बिना बताया देखो मेरे समझ में आएगा नहीं आपके डाउट कहाँ रह गया। और मैं चाहता नहीं कि आप अगर भौतिकी पे आए हो तो आपके मन में कोई भी डाउट रहे, यहाँ से जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी आपको डाउट छूटे, ठीक है। तो डाउट जरूर बताना, आप कोई भी डाउट है जो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूरा थ्योरेटिकल दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है इसको कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग आइडियल स्पिन हाफ पार्टिकल, मतलब हमें फर्मियोन वाला केस सीधा सा दिख रहा है, स्पिन हाफ है। तो द स्पेशल वेव फंक्शन फॉर दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर गिवन बाय
साइन x1 एंड साइन x2, ठीक है। लेट x1 एंड x2 डिनोट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रेस्पेक्टिवली, द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैन बी नॉर्मलाइज्ड है। कुछ नहीं करना है हमें, हमें जस्ट 42 के अंदर पूछा है कि हमें क्या दे रखा है, स्पिन हाफ दे रखा है, मतलब फर्मियोन है, मतलब फर्मियोन का मतलब क्या होगा, जो वेव फंक्शन होगा कंप्लीट वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक। अब टोटल वेव फंक्शन क्या होता है हमारा, टोटल वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन होता है स्पेशल वेव फंक्शन इनटू में स्पिन वेव फंक्शन, ठीक है। स्पेशल वेव फंक्शन कौन कौन से होते हैं, दो पार्टिकल दे रखे हैं ना, तो दो होते हैं। एक तो बोसटन वाला केस होता है हमारा 1/√2 एंड साइन 1 x1 साइन 1 x1 साइन 2 x2 प्लस साइन 1 x2 साइन 2 x1। एक तो ये वाला केस होता है हमारा, ठीक है। सेकंड केस हमारा होता है √2 साइन 1 x1 साइन 2 x2 माइनस साइन 1 x2 साइन 2 x1। ये वाला किसके केस के अंदर, सिमेट्रिक वाला। ये वाला होता है एंटी सिमेट्रिक के केस के अंदर। ऐसे जो स्पिन वाला केस होता है, स्पिन वाले केस के अंदर हमारा ऐसे होता है अप डाउन एंड 1/√2। ये होता है हमारा सिमेट्रिक, अप डाउन। ये होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक के केस के अंदर, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। बस हमें ये देखना है कि जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, इनमें से एक इधर से हमें सिमेट्रिक लेना है, इधर से हमें एंटी सिमेट्रिक लेना है, इधर से सिमेट्रिक इधर से एंटी सिमेट्रिक, दोनों का प्रोडक्ट वही सेम होता है ना, कि प्लस माइनस कर लो या माइनस प्लस कर लो, हमें पास क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए बस, ठीक है। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है साइन 1 x1 साइन 2 x2 माइनस साइन 2 x1 साइन 1 x1, मतलब ये वाला केस लिया है। अब इसके साथ कौन सा केस आएगा, अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये वाला सिमेट्रिक वाला केस आएगा, ठीक है। तो ये वाला सिमेट्रिक वाला केस कौन सा दे रहा है, दो पार्टिकल है, सॉरी यहाँ पे एक गलती और हमने कर दी, दो पार्टिकल है ना, अगेन वो सेम ही आएगा, डाउन 2 प्लस अप में 2 डाउन में 1, ऐसे यहाँ पे 1 डाउन में 2 माइनस अप में 2 डाउन में 1। तो यहाँ पे कौन सा आएगा इसके साथ, ये वाला आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है फर्मियोन की कंडीशन को। ऑप्शन सेकंड 2 दे रखा है हमें यहाँ पे साइन 1 x1 साइन 1 x2 प्लस साइन 2 x1 साइन 2 x2। ये तो वैसे ही गलत हो गया, दोनों केस नहीं है यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड वन साइन 1 x1 साइन 2 x2, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वन साइन 1 x1 साइन 2 x2 माइनस साइन 2 x1 साइन 1 x1, हाँ ये वाला केस दिया है हमें। एंड अगेन हमें फिर वो एंटीसिमेट्रिक दे दिया, तो एंटीसिमेट्रिक तो सिमेट्रिक हो गया ना, तो फर्मियोन की कंडीशन तो फेल होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, करेक्ट वन। अगला में दे रखा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। हमें जस्ट को सोल्व करना है, ठीक है। जो यहाँ पे ये वाली चीज होती है ना हमारी डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि यहां से हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। इसको प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, सिंस डेल जी एक्स, मतलब जी एक्स कोई फंक्शन होता है, ये क्या होता है हमारा समेशन ऑफ आई डेल एक्स माइनस एक्स आई एंड जी प्राइम एक्स, मतलब जी की क्या होगी यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। जी हमारा क्या होता है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो कि इसको सोल्व करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जी एक्स क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, जी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई क्या एक्स आई क्या है हमारे पास यहाँ पे
एक्स आई हमारे पास रूट्स ऑफ जी एक्स के रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट्स कौन कौन से बनेंगे, प्लस माइनस वाई। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में 2x ही होगा ना, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे कहां पे जा रही है, 1 to e के अंदर जा रही है, मतलब जो y होगा वो क्या होगा, 1 से e क्या होता है हमारा 2.74, ये होता है। मतलब y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इसने पहले क्लियर बोल दिया ये चीज कि y की वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। तो y की वैल्यू जो हम नेगेटिव पार्ट लेंगे ना कि y x इक्वल टू माइनस वाई, तो y अगर रखते हैं तो x की वैल्यू, ठीक है, एक तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अगेन x की वैल्यू जो दे रखी है हमें, वो किस में दे रखी है, 0 to 5 में, मतलब x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये केस कब सेटिस्फाई होगा, जब x इक्वल्स टू वाई वाला हम पार्ट लेके चलेंगे। और दूसरा कौन सा था, x इक्वल्स टू माइनस वाई, ये वाला कंडीशन हमारी यहाँ पे फेल होती है अकॉर्डिंग टू अवर लिमिट्स। लिमिट्स क्या देखिए, y की वैल्यू जो होगी वो 1 से 2.74 में होगी, x की जो वैल्यू होगी 0 to 5 में होगी। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। एक रूट हम लेके चलते हैं x इक्वल टू वाई, तो ये वाला केस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो 1 to e dy 0 to 5, यहां पे जब करेंगे तो इसकी वैल्यू ये वाली डेल x माइनस वाई अपॉन में जी एक्स की जगह 2y ln वाई एक्स, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस इंटीग्रेशन के अंदर, dx। यहां पे जब इसकी डेल x की वैल्यू रखेंगे तो ln वाई स्क्वायर डिवाइड में 2y, ये हो जाएगा हमारे पास 2 ln y अपॉन में y, 2y dy 0 to e। y से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां पे मान लेते हैं हम अज्यूम ln y इक्वल्स टू t, सो 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू में dt। लिमिट्स जो होंगी, y इक्वल्स टू 1 पे क्या होता है, ln 0 होता है, t इक्वल्स टू 0 हो गया। y इक्वल्स टू e पे ln e क्या होगा, 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 to 1 t dt, ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में 2, 0 to 1 से आ जाएगा 1/2। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया, कहीं पे कोई डाउट है, बस इसके अंदर जो मेन चीज याद रखनी है हमें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाली चीज हमें याद रख के चलनी है, ठीक है। जहां पे एक्स आई क्या होता है, रूट्स ऑफ जी आई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है जब भी डिराक डेल्टा का कोई भी फंक्शन आता है तो हमारे पास। एंड ये कंडीशंस जो होंगी वो कंडीशंस हम कहां से रखेंगे, जो इंटीग्रेशन की हमारे पास लिमिट्स दे रखी है वहां से हम इस चीज को देखेंगे। तो ये भी हमारा होता है सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द फंक्शन एफ जेड एक्सपेंशन ऑफ जेड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है जो हमें नॉर्मली हमें याद रख के चलनी है। एक होता है हमारा यहाँ पे एनालिटिक पार्ट और दूसरा होता है यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट। जब भी हम ये पोल्स हो रही है, सिंगुलरिटी निकालते हैं, रिमूवल और एसेंशियल वाली, तो ये जहाँ पे दो चीज होती है, प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट, ये क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। 44 एफ जेड हमें दे रखा है एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड माइनस 1 डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है। इनको एक्सपेंड करते हैं, इनको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ जेड की वैल्यू। इसको एक्सपेंड करेंगे तो
1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, जेड माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, जेड माइनस 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको जब करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल जेड माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 2 का 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 1 का 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे पता है क्या चीज होती है, एक देखो इसके अंदर तो क्या हो रहा है ना, इस वाले के अंदर जैसे जैसे हम इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है वो हमें दिख रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे हमारे पास, जैसे जैसे यहाँ पे जेड की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो जो इनफाइनाइट हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे और जेड की जो पावर हो क्या है, नॉन नेगेटिव पावर है, इनफाइनाइट के अंदर जा रही है। इसके अंदर जो आ रही है इनफाइनाइट के अंदर पावर्स तो जा रही है, जेड की पावर तो जा रही है, बट वो नॉन नेगेटिव ना होकर नेगेटिव पावर्स यहाँ पे जेड की यहाँ पे जा रही है हमारे पास। ठीक है, तो बस यही इसकी इसी चीज का यहाँ पे खेल है बस। तो जो ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे और एक ये वाली, इसके अंदर तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स है विद नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एनालिटिक पार्ट। ठीक है, एंड देन ये वाली जो है वो क्या है, सेम है इनफाइनाइट टर्म्स बट विद नेगेटिव पावर ऑफ जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। और यही प्रिंसिपल पार्ट हमारा डिपेंड करता है हमारे डिसाइड करने में कि ये रिमूवल सिंगुलरिटी पॉइंट है या एसेंशियल सिंगुलरिटी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब रिमूवल सिंगुलरिटी आती है ना, तो जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, जब बात आती है ना, हमारे यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेना। पॉइंट्स 1 पहला होगा केस ऑफ रिमूवल सिंगुलरिटी पॉइंट। ठीक है, तो इसके केस के अंदर क्या होता है ना, जो प्रिंसिपल पार्ट होगा, प्रिंसिपल पार्ट विल बी 0। ठीक है, इन केस ऑफ रिमूवल सिंगुलरिटी प्रिंसिपल पार्ट होगा बट वो क्या होगा, 0 होगा। कहां पे 0 होगा, जेड इक्वल टू 1 पर, जो हम पॉइंट लेके चल रहे हैं ना उस पे 0 होगा। अगर हम यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जेड इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पे 0 तो हो नहीं रहा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। अपोन में है जेड माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड की इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 1 सॉरी 0, 1 डिवाइड में 0 क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। तो इसके क्या हो रहा है, वैल्यू जो इसका सब वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हुई नहीं रिमूवल सिंगुलरिटी के अंदर, मतलब ये तो होगा नहीं। सेकंड केस हम यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकंड केस हमारे पास है पोल्स वाला। ठीक है, पोल्स ऑफ ऑर्डर 1। तो पोल क्या होता है, ए पोल हैज ए प्रिंसिपल पार्ट विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। पोल्स क्या होता है, नीचे वाली टर्म मतलब यही टर्म लेते हैं हम यहाँ पे, पोल्स के अंदर जस्ट हमारा इतना आता है, ए पोल इन ए प्रिंसिपल पार्ट हैज with a finite number of non-zero terms। ठीक है, फाइनाइट तो है नहीं, ये इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है हमारे पास। एंड जो एसेंशियल एसेंट्रिसिटी होती है,
एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट विद नॉन जीरो इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, ओके, नॉन जीरो इनफाइनाइट टर्म्स जो होती है। तो यहाँ पे z इक्वल टू 1 पे हमारा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी वाला। तो ऑप्शन 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे z इक्वल टू 1 इज ए एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम जरूर सोल्व करेंगे उस डाउट को आपका लेकर। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 45। हमें 45 में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है डी, एक हैमिल्टोनियन दे रखा है, एंड देन पूछा है इनसे इन दोनों का जो कम्यूटेटर होगा उसका हमें बताना है, यहाँ पे उन दोनों कम्यूटेटर का एवरेज। ठीक है, और किसमें बताना है, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमें उसका एवरेज बताना है हमें। ठीक है, एवरेज निकालते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। हमें पास हैमिल्टोनियन क्या दे रखा है, हैमिल्टोनियन हमारे पास यहाँ पे गिवन है नॉर्मल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एच इक्वल टू दे रखा है पी इक्वल पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक तो ये दे रखा है, सेकंड चीज जो फंक्शन हमें दे रखा है डी, वो हमें गिवन है 1 अपॉन में 2 एच कट एक्स पी एंड पी एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये निकालना है, हमें क्या पूछा है इसने, हमें बोला है इसने ग्राउंड स्टेट के अंदर हमें जस्ट एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज ऑफ डी एच हमें यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज निकालने से पहले हम यहाँ पे डी एच निकाल लेते हैं कि कम्यूटेटर इसका होगा क्या। ठीक है, पहली चीज हम क्या निकालते हैं, डी एच। डी क्या दे रखा है हमें, ये वाला 1/2 एच कट एक्स पी प्लस पी एक्स, एंड देन ये पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, वन अपॉन में 2h कट बाहर आ जाएगा। यहां पे xp के साथ दोनों टर्म्स को लेते हैं, px के साथ दोनों टर्म्स को लेते हैं। फिर px के साथ दोनों टर्म्स को लेते हैं। m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे। बस कुछ नहीं है, इसको आगे सोल्व करना है हमें। 1 अपॉन में 2 एच कट एज इट इज। अब देखो x को बाहर लेंगे पहले तो px को। अब अगर x को बाहर लेके हमारे पास यहां से भी दो टर्म्स आएंगे हमारे पास, यहाँ पे एक तो x बाहर आएगा तो क्या बनेगा p स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस सेकंड बनेगा हमारे पास x p स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये हो जाएगा हमारे पास p प्लस यहां से भी सेम x को बाहर लेंगे p 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p को बाहर लेंगे तो x 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर p प्लस सेम यहां से
पी एक्स पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस पी पी स्क्वायर अपॉन में 2m एक्स। यहां से करेंगे तो पी एक्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ठीक है, अब हमें पता है जब हम कम्यूटेटर निकालते हैं इनका, तो कम्यूटेटर के केस के अंदर क्या होता है ना कि जो सेम टर्म्स होती हैं लाइक पी और पी, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे ही ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज विल बी 0। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ बचेंगे 4 टर्म्स, 1 2 3 4। इन चारों टर्म्स को सोल्व करते हैं। 1/2 एच कट, यहां से क्या हो जाएगा 1/2m बाहर आएगा हमारे पास इनटू में x डॉट p की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 आयोटा एच कट p। अब आप पूछोगे सर ये कैसे होता है, तो इसका जस्ट हमारे पास एक सिंपलीफाइड फॉर्मूला होता है कि दो चीजें हमारे पास गिवन होती है। जब x की पावर n और p गिवन हो तो हमारे पास होता है n आयोटा एच कट x की पावर n-1, और जब हमारे पास गिवन हो x p की पावर n तो हमारे पास होता है आयोटा n आयोटा एच कट p की पावर n-1। ठीक है, ये चीज याद रखना, बस इनकी पोजीशन अलग हो जाएगी तो हमारे पास एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। ये हो गया था सेकंड टर्म, ये वाली प्लस पोजीशन चेंज है मतलब माइनस आएगा, माइनस x डिवाइड में 2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 2 आयोटा एच कट x। ठीक है, यहां से प्लस p एंड डिवाइड में 2 m, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा एच कट p। ठीक है, माइनस x अपॉन में 2 m ओमेगा स्क्वायर 2 आयोटा एच कट x। ये हमारे पास ये चीजें आ गई। करते इसको और सिंप्लीफाई। इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो 1/2 एच कट, इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ठीक है आयोटा। ओ यहाँ पे एक चीज और रहेगी हमारे पास, यहाँ पे पी भी था ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, आयोटा एच कट अपॉन में m, आयोटा एच कट अपॉन में m पी स्क्वायर, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा एच कट m ओमेगा माइनस आयोटा एच कट m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से आयोटा एच कट अपॉन में m पी स्क्वायर माइनस आयोटा एच कट m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 2 टाइम्स है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट से सारे एच कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आयोटा एच कट अपॉन में आयोटा अपॉन में m, तो आयोटा अपॉन में m पी स्क्वायर माइनस यहां से आ जाएगा आयोटा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे पास किससे आया है जो अभी हमने सोल्व किया है उसका कम्यूटेटिव। अब हमें लेना है इसका एवरेज इन द ग्राउंड स्टेट। जैसे हमने वो निकाला था ना भी n की वैल्यू निकाली थी, तो उस जैसे n की वैल्यू निकाली थी सेम वैसे के वैसे हमारे पास ये भी निकलेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, नाउ ग्राउंड स्टेट के अंदर करना है DH0। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 वो करेंगे तो आयोटा अपॉन में m पी स्क्वायर माइनस में आयोटा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0। ठीक है, जहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आयोटा अपॉन में m एवरेज ऑफ पी स्क्वायर इन द ग्राउंड स्टेट माइनस
आयटा एम ओमेगा स्क्वायर एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक, अगर इसको हम सोल्व करते हैं ना, पूरा सोल्व करने बैठेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, बाकी हम आराम से बाद में इसको सोल्व भी करेंगे। बट एक चीज याद रखना, जब हम बात कर रहे हैं ना क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वहां पे एक हमारा एक कॉमन चीज होती है जो कि हमारे इक्वल होता है इन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m, जो एवरेज होता है इसका, ये इक्वल होता है 1 अपॉन में 2 e की पावर n। n क्या होता है, टोटल एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी इक्वल किसको होता है 1 अपॉन में 2 e m के। ये चीजें याद रखना, ठीक है आपको। तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे यहां से, तो यहां से सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 2m इंटू में 1 अपॉन में 2 en, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 डिवाइड्स में m ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में 2 en। ठीक है, पूछा है हमने कहां पे, ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होती है, E0 की वैल्यू 1/2 h कट ओमेगा, तो 1/2 h कट ओमेगा दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट इनकी, आयटा अपॉन में m, ये वाली वैल्यू 2m इंटू 1/2 इंटू 1/2 h कट ओमेगा माइनस आयोटा m ओमेगा स्क्वायर इंटू में 2 डिवाइड्स में m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1/2 h कट ओमेगा। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो हो जाएगा आयटा बाई 2 h कट ओमेगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर से m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, हो जाएगा आयटा बाई 2 h कट ओमेगा विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर है इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा इसका 0। समझ में आ गया एकदम अच्छे से। इन क्वेश्चन में यहाँ पे दो फॉर्मूला हमारे पास यूज है क्वांटम मैकेनिकल के अंदर, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। कौन सा, ये वाली चीज। अगेन यहाँ पे ये वाली चीज हमारी क्या हो जाएगी इंपॉर्टेंट, जो हमें एग्जाम में काफी हेल्प देगी सीधे ट्रिक से करने के लिए, राइट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसी के साथ पार्ट बी हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट बी में हमने सारे क्वेश्चंस किए 21 से लेकर 45 तक। 21 से लेकर 45 तक इन 25 क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रहता है, अभी भी छोटा सा भी डाउट, और ऐसे नहीं है कि डाउट सिर्फ इस वजह से हो कि वो ऑप्शन क्यों आ रहा है, इसलिए भी कि वो ऑप्शन जो दूसरे 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है। तो काफी क्वेश्चन हमने जस्ट कंपेयर किया था ना कि वो ऑप्शन गलत क्यों और वो कब सही हो सकते थे, तो उनके बारे में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कब डाउट जरूर कमेंट में बताना। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्होंने भी CSIR अभी ये नेट का एग्जाम दिया है या फिर अभी दिसंबर में देने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे CSIR, जैसे कि किसी एक तो पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन जहां किसी भी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम करा के चलेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही होता है। एक एग्जाम आप CSIR नेट का एग्जाम दे रहे हो, बट ऐसा नहीं होता कि CSIR नेट एग्जाम के अंदर PY के क्वेश्चन सिर्फ CSIR नेट के आ रहे हैं, उसमें गेट के PY क्यूज भी आ जाते हैं, जेस्ट के भी आ जाते हैं, TFR के आ जाते हैं, DUT CUT, यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम आप देते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद के जो एग्जाम देते हो, उनके PY क्यूज भी वहां पे एज इट इज आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आपने सोल्व कर रखे हो। तो बाकी आपका वो बर्डन कम करने के लिए हम वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे। बने रहिए हमारे साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट सी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।